आसी चुपचाप आईने के सामने बैठी थी। लाल जोड़े में सजी, मगर चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। उसके मन में हजारों सवाल थे। शादी हो रही है, लेकिन किससे? क्यों हो रही है? किस वजह से? उसे बस एक हुक्म मिला था, तैयार हो जाओ। ना कोई सफाई, ना कोई सहमति मांगी गई, जैसे उसकी इच्छा का कोई महत्व ही नहीं था। उसकी आंखों में एक डर था, जैसे कोई गुड़िया जिसे बिना उसकी मर्जी के सजा कर किसी और दुनिया में भेजा जा रहा हो। उसे यहाँ तक भी नहीं बताया गया कि दूल्हा कौन है। हर कोई बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो कोई सौदा हो जो तय हो चुका है। वो यह भी नहीं समझ पा रही थी कि यह शादी किसी की खुशी के लिए हो रही है या किसी की मजबूरी के कारण। पल पल बीत रहा था। उसके आसपास की चहल पहल बढ़ती जा रही थी, मगर उसके दिल में सन्नाटा था। कभी कभी सबसे ज़्यादा आवाज़ वही होती है जहाँ सबसे ज़्यादा खामोशी होती है, और आज आसी के दिल में वही खामोशी थी। जब इंसान की मर्जी पूछे बिना उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है, तो उसकी रूह भी खामोश हो जाती है। मंडप पर बिठा दिया गया। चारों तरफ रौनक थी। महिलाएं तैयार होकर हंस रही थीं, बच्चे दौड़ रहे थे, आदमी लोग इधर उधर व्यवस्थाओं में लगे थे। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। बस एक चेहरा ऐसा था जिसमें कोई चमक नहीं थी, आसी का। आज उसकी शादी थी। एक दुल्हन बनकर उसे मंडप के पास एक कुर्सी पर बिठा दिया गया था, जैसे कोई सजाई हुई गुड़िया। आसी का मन बिल्कुल खाली था। उसे पता नहीं था किससे शादी हो रही है, क्यों हो रही है। उसकी मंजूरी लिए बिना सब तय हो चुका था। भीड़ में कोई नहीं था जो उसकी आंखों का दर्द समझ सके। हर कोई बस रस्मों में खोया हुआ था। उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप बैठी रही, उस पंडाल को देखती जो उसकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। तभी एक और कमरा, उसी हॉल में एक लड़की गुस्से में सामान फेंक रही थी। वो चिल्ला रही थी, उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी इतने अच्छे लड़के के साथ। उसके माता पिता उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी। वो मेरा होना चाहिए था, मैं उससे शादी करना चाहती थी, उसकी प्रॉपर्टी पर मेरा हक है, वो चिल्ला रही थी। मगर बाहर बैठी आसी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो सिर्फ एक बात समझ आ रही थी कि वो अब उस इंसान की होने जा रही है जिसका चेहरा उसने अब तक नहीं देखा। कभी कभी इंसान को उसकी जिंदगी का फैसला लेने से पहले सिर्फ कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, बिना पूछे बिना समझे। आसी की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज नहीं। कमरे में बहस हो रही थी। उसकी सौतेली बहन नायरा को जब ये पता चला कि आसी की शादी उसी लड़के के साथ तय की गई है जिससे वो शादी करना चाहती थी, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन उसके पिता ने उसे शांत कराते हुए कहा, नायरा बेटा, मैं सोच समझकर ही ये फैसला कर रहा हूँ। जिस लड़के से तेरी बहन की शादी हो रही है वो इंसान नहीं, एक बेमिसाल मुकाम है। जहाँ तुझे सिर्फ नाम मिलता, वहाँ उसे इज्जत भी नहीं मिलेगी। मैंने सोचा आसी शायद खुश नहीं होगी। रिया कुछ बोलती, उससे पहले ही बाहर से आवाज आई, चलिए चलिए बारात आ गई है। माहौल में अचानक हलचल बढ़ गई। पिता ने नायरा से कहा, अब मुस्कुरा कर अपनी बहन को विदा करो, ताकि लोग समझें कि हमारा फर्ज हम अच्छे से निभा रहे हैं। नायरा ने अपने आंसू छुपा लिए और झूठी हंसी के साथ आसी के पास जाकर उसे गले लगाया, फिर बाहर चली गई। आसी की मां ने भी अपनी बेटी को गले लगाया।
मगर उसकी आंखों में जो खुशी थी वो भी अधूरी सी लगी। कभी कभी इंसान को विदा तो कर दिया जाता है, पर पूछा नहीं जाता रहना चाहती भी है या नहीं। सभी लोग बेसब्री से दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। उत्साह इस बात का था कि एशिया के सबसे कम उम्र के सफल बिजनेसमैन टाइकून की शादी थी। नाम था राज शेखावत। उम्र कम, लेकिन नाम और काम बड़े। सुनने में आता था कि वो सोशल मीडिया पर कभी नहीं दिखते, ना ही उनकी कोई पब्लिक फोटोज मौजूद थी। कुछ कहते वो रियल में हैंडसम नहीं है, कुछ कहते उनकी पर्सनालिटी सब छुपा रही है। पर सच्चाई कोई नहीं जानता था, बस नाम ही काफी था और लोग कायस ही लगाते रहे। तभी एक चमचमाती काली गाड़ी आकर सबके सामने रुकी। सबकी नजरें वहीं थम गई। गाड़ी से उतरा एक लंबा 6 फुट का क्लीन शेव ब्लैक कलर का सूट पहने युवक, जिसने सिर पर साफा बांधा रखा था। उसका चेहरा पूरी तरह से नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने सेहरा पहना रखा था, मगर उसकी चाल, उसकी पर्सनालिटी और उसका आभा मंडल इतना प्रभावशाली था कि लोग देखते ही रह गए। मानो कोई फिल्म सीन चल रहा हो या जैसे कोई देवता आसमान से उतरकर धरती पर आ गया हो। कभी कभी चेहरा नहीं, कद काठी और नाम ही काफी होते हैं। और आज उसी नाम से बंधने जा रही थी आसी की तकदीर। यह वही राज शेखावत था जिसका नाम सुनकर लोग खुद को सम्मानित महसूस करते थे। वो अकेले ही मंडप की ओर बढ़ गया। लोग चौंकने लगे। इतना बड़ा इंसान अकेले क्यों आया? क्या उसके साथ कोई परिवार नहीं? लेकिन जब वो सबके सामने पहुंचा, लोगों की सारी बातें रुक गईं। राज ने सबकी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। बस उतना ही काफी था। उसकी मुस्कान ने सबका सम्मान जीत लिया। मंडप के पास आसी चुपचाप बैठी थी। अब तक उसे यकीन नहीं था कि ये सब सच है। उसे अब भी लग रहा था जैसे वो सपना देख रही हो। तभी पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, बिटिया, तुम काफी देर से यहाँ बैठी हो, बोझिल महसूस हो रहा है। आसी एकदम चौंकी। शब्द न मिलने पर बस सीधी होकर बैठ गई। पंडित जी फिर से मंत्रों में जुट गए। बाहर शादी की रस्में चल रही थी। राज की आरती हो रही थी। तभी एक महिला ने पास आकर कहा, बेटा, तुम अकेले आए हो? तुम्हारा परिवार नहीं आया? राज ने हल्के से अपनी मुस्कान दी और धीरे से कहा, वो बस सब मेरे पीछे नहीं, मेरी वजह से चलते हैं। मैं आया हूं अपने फैसले के साथ। कभी कभी इंसान की शख्सियत इतनी बड़ी होती है कि वो अकेला नहीं आता, उसके साथ चलता है उसका वजूद। राज मुस्कुराया और कहा, आपकी बेटी भी अकेली ही जाएगी और मुझे भी शादी परिवार से नहीं, रिश्ते से करनी है, इसलिए ज़्यादा सोचिए मत। लोग राज के चेहरे को देखकर हैरान थे। लड़कियां उसकी हैंडसम पर्सनालिटी पर फिदा हो रही थीं, मगर मंडप में बैठी आसी बस चुप थी। उसकी सौतेली बहन ने उसका चेहरा देखा, पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस अपनी कलाई कस ली। राज को मंडप में ले जाया गया। उसने एक नज़र आसी पर डाली और बिना बोले
उसके बगल में बैठ गया। अब दोनों साथ साथ बैठे थे। पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग के अंदाज में कहा, अब आप दोनों पवित्र बंधन में बंधने जा रही हैं, तो जरा मुस्कुराइए। मगर ना तो राज के चेहरे पर कोई हंसी थी, न आसी के चेहरे पर कोई चमक। दुल्हन का मन। आसी करीब 5 फुट 6 इंच की थी। गोरी सुंदर लाल जोड़ी में बिल्कुल परियों जैसी लग रही थी, मगर चेहरे पर भाव बिल्कुल खाली, ना कोई मुस्कान, ना कोई आंसू, बस एक ठहरी हुई सुन्नता, जैसे तो इस दुनिया में है ही नहीं। मानो किसी ने गुड़िया को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया हो, और वो गुड़िया अब भी समझ नहीं पा रही थी कि वो जिंदा है या बस निभा रही है। कुछ रिश्ते हमारे फैसलों से नहीं, हालातों से बनते हैं, और उन हालातों में इंसान सबसे ज़्यादा अकेला होता है। शादी पूरी हो चुकी थी। राज आसी को लेकर अपने घर की ओर निकल चुका था। गाड़ी में ड्राइवर ने पीछे बैठे राज और आसी को आईने से चुपचाप देखते हुए कहा, सर आपने वो वाला चुटकुला तो सुना ही होगा जिसमें लिखा होता है कि लड़का बारात लाता है और लड़की अकेली आती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर हैं, जो अकेली शेरनी को लेकर आ गए। राज ने ड्राइवर की बात सुनी, धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, कम बात करो और गाड़ी ठीक से चलाओ। ड्राइवर चुप हो गया। राज ने एक नज़र आसी पर डाली। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, बिल्कुल भावशून्य चेहरा, जैसे उसे इस बदलाव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राज ने कुछ नहीं कहा, बस अपने लैपटॉप में झुक गया और मेल चेक करने लगा। आसी के मन में उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो किसी की बीवी बन चुकी थी, किसी के साथ घर जा रही थी। वो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहर के आंसू तो कई साल पहले सूख चुके थे। 10 साल से वो अपने आंसुओं को सिर्फ अंदर बहा रही थी। कभी कभी शादी के बाद सबसे ज़्यादा चुप वही होते हैं जिनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बदल चुकी होती है। अब वो रोती नहीं थी, जो होता था वो बस सहती थी, बिना आवाज़, बिना सिकवा। चाचा चाची और उसकी बहनों ने उसके साथ जो सब किया, वो शायद किसी की रूह तक तोड़ दे। अब तो बिना बताए उसकी शादी तक कर दी थी। पिछले 10 सालों से उसने अपने आप को चुप्पी की जेल में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता भी नहीं था, क्योंकि अब वो कुछ कहने लायक ही नहीं बची थी। हंसना, बोलना, किसी से उम्मीद रखना, इन सब का मतलब ही वो भूल चुकी थी। राज का घर। राज तो बाहर निकल चुका था, लेकिन आसी वहीं चुपचाप बैठी थी। उसे पता ही नहीं था कि अब उसे क्या करना है। उसे ना कोई रास्ता दिख रहा था, ना कोई मंजिल। राज ने जब आसी को यूं ठहरी हुई हालत में देखा तो एक बार फिर ठिठक गया। आसी अब भी शून्य में डूबी थी। तभी आसी के चेहरे पर हल्की सी झलक किसी याद की आ गई। उसकी नज़र एक कोने में खड़ी छोटी सी लड़की पर पड़ी। करीब 7 साल की उम्र, मासूम सा चेहरा। लड़की ने धीरे से कहा, मैं आ रहा हूँ, प्रेम साहब ने भेजा है। जब कोई इंसान जिंदगी से बोलना छोड़ देता है तो कभी कभी उसकी कहानी किसी और की आवाज़ से
फिर से शुरू हो जाती है। राज ने इशारे से एक स्टाफ को कहा। वो तुरंत आसी के पास गया और बोला, मैम कार का दरवाज़ा खोलिए, हम घर पहुंच गए हैं, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आसी ने अपनी साड़ी संभाली, धीरे से बाहर निकली। वो पहली बार किसी सुंदर शांत जगह पर थी। उसके सामने एक साफ सुथरा लॉन था, हरी मैदान, बीच में सफ़ेद संगमरमर का रास्ता और थोड़ी दूरी पर बना एक खूबसूरत शांत बंगला। आसी ने जब उस दिशा में देखा तो पहली बार उसे अपने भीतर थोड़ी सी सांस लेने जैसी राहत महसूस हुई। राज की नज़र वो उसे ही देख रहा था, बिना कोई शब्द बोले। तभी स्टाफ ने कहा, मैम आइए, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आसी धीमे कदमों से राज के पास पहुंची। जॉली की सख्त हिदायत। राज ने सामने खड़े अपने बॉडीगार्ड से कहा, जॉली यह आसी है, इसे हर चीज़ का मतलब समझाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ने इसे तकलीफ दी तो सज़ा मैं तय करूँगा। जॉली नाम का मजबूत सा आदमी बस हल्का सिर हिलाकर चला गया। आसी हैरान थी, उसने ऐसा रवैया कभी किसी से महसूस नहीं किया था। जॉली का पहला वाक्य, आप बहुत खूबसूरत हैं मैम। आसी पहली बार चौंकी। आसी पहली बार चौंकी नहीं, बल्कि थोड़ा कभी कभी कोई जगह हमें अपनाती नहीं, मगर वो एहसास दे देती है कि शायद हम उस दर्द के हकदार नहीं थे जो हमने अब तक सहा है। आसी ने सूनी नज़रों से जॉली को देखा और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसे इज्जत दी हो। उसकी आंखों में कुछ हलचल सी हुई, लेकिन जब जॉली ने उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा तो वो थोड़ा रूखेपन से बोला, आप भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह आपके लिए नहीं है। आसी कुछ कहती इससे पहले जॉली ने नियम समझाना शुरू कर दिया। आप इस घर में अब अकेली नहीं हैं और यहाँ कोई परिवार भी नहीं है, इसलिए आपको अकेला रहना होगा और राज साहब से बिना ज़रूरत की बात नहीं करनी है। घर के नियम। यहाँ के लोग बहुत कम बोलते हैं, बैठे बैठे भी लाइफ यूं ही चलती है। राज साहब 4 बजे डायबिटीज चेक कराने नीचे आते हैं, 6 बजे मीटिंग, 8 बजे डिनर। 1 मिनट भी देरी पर आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। सिर्फ राज साहब की इजाज़त से आप उनसे बात कर सकती हैं। जहाँ रिश्ते हो वहाँ नियम नहीं होते, और जहाँ नियम हो वहाँ कोई रिश्ता नहीं पनपता। लेकिन आसी को ये बात तब समझ आई जब वो पहले से ही उस घर का हिस्सा बन चुकी। दोपहर का खाना कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। शाम 10 बजे डाइनिंग टेबल पर आना होगा, लेकिन उससे पहले किसी से बात नहीं करनी। सर काम करते हैं, थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जॉली ने सब नियम ऐसे सुनाए मानो किसी बोर्डिंग स्कूल की किताब पढ़ा रहा हो। आसी अब पूरी तरह चुप थी। कमरे में आई और एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखें उदास थीं। जिस घर में खुशियां की उम्मीद थी वहां उसे सिर्फ रूल्स सुनाए गए थे। उसने सोचा शायद शादी के बाद नई जिंदगी शुरू होगी, मगर ये तो बस एक और जेल थी। आसी की सोच। एक लड़की दुल्हन बनती है तो सोचती है अब ससुराल में वो सब मिलेगा जिसकी उसके दिल ने ख्वाहिश की थी, लेकिन यहाँ तो उसका स्वागत तक नहीं हुआ। ना किसी ने उसे बहू कहा, ना किसी ने उसका नाम। उसे महसूस हुआ जैसे किसी डील का हिस्सा बनकर उसकी ज़िंदगी किसी कीमत पर सौंप दी गई हो। आसी को आज समझ आया, हर रिश्ता प्यार से नहीं, कई बार सिर्फ समझौते से बनता है। आसी ने थक कर, हार कर अपनी आंखें बंद की, बिस्तर पर लेटी और पहली बार गहरी नींद में चली गई। उधर राज एक कमरे में पहुंचा जहां एक बुजुर्ग आदमी बेहोशी की हालत में लेटा था। राज ने उसका हाथ पकड़ा
वसीयतनामा पास रखा और धीरे से बोला, बाबा जी, आपकी वसीयत के मुताबिक मैंने शादी कर ली है। मुझे अब भी समझ नहीं आया कि आप चाहते क्यों थे कि मैं किसी अजनबी लड़की से शादी करूं, लेकिन जब मैंने आपकी वसीयत पढ़ी तो शायद समझ आया, यही आपकी खुशी थी। अब आप बस जल्दी ठीक हो जाइए। बुजुर्ग कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखें राज की ओर टिकी थीं, जैसे बिना बोले सब कह रही हो। राज चुपचाप उठकर वहां से चला गया। कभी कभी एक शादी सिर्फ दो लोगों की मर्जी से नहीं, किसी तीसरे की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए होती है।